Good morning, my dear students. How are you all? I hope everything is going fine. My dear students, today I am going to start vector, which is VVI for IIT JEE. So look at the concept. बच्चे लोग इसको IIT JEE में इसका वेटेज देखेंगे कि IIT JEE में इसका वेटेज कितना परसेंट होता है बच्चे लोग। यह 10% आता है और मैक्सिमम 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है IIT JEE में वेक्टर्स और 3D मिलाकर। ये मैंने क्या लिखा, वेक्टर से प्लस 3D दोनों मिलाकर के 10% आता है, जिसमें लगभग 14 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है बच्चे लोग? 14 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। गणित तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होता है, वेक्टर और 3D। अगर वेक्टर पढ़ लेंगे समझो 3D सीखने में बहुत सहूलियत होगी, बहुत आसान लगेगा। गेटिंग बच्चे लोग, तो हम लोग वेक्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर किसे कहते हैं बच्चे लोग? ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन का मेंशन नहीं हो, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। गेटिंग? वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग समझना बच्चा, एंड ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का पालन करता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड हो, साथ में डायरेक्शन हो, और साथ ही साथ जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का फॉलो करता है, उसी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। गेटिंग बच्चे लोग? जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और क्या हो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। ऑलवेज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा तो फिर वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। चलो अब इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चे लोग। कि ओनली मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो लेंथ अगर पूछा जाए, देखो ऐसे भी समझो बच्चा, आज के बाद बिल्कुल माइंड में आपका आ जाएगा, आज के बाद नहीं भूल पाएंगे कि यह स्केलर है या वेक्टर है डिवाइड करने के लिए। ठीक है, एक नोट्स में आप लोग लिखेंगे केवल कितना से अगर जवाब मिल गया तो वैसे क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होगा। केवल कितना कहने से अगर उसका 100% जो पूछने वाले व्यक्ति है सेटिस्फाइड हो गया तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। गणित केवल कितना से जवाब मिल जाए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए बच्चे लोग कि आपका लेंथ क्या है, तो आप बताएंगे मैं 6 फीट हूँ या 5.5 फीट हूँ। वो पूछेगा अगला व्यक्ति कि किधर 5.5 फीट है। आपका लेंथ पूछा गया तो आपने बताया मैं 5.5 फीट हूँ, तो पूछने वाला व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा। फिर दोबारा नहीं पूछेगा कि आप किधर 5.5 फीट है, नहीं पूछेगा। तो मीन्स केवल कितना से अगर जवाब मिल जाए तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अगर कोई पूछे आपका वजन क्या है, तो आप बताएंगे मैं 50 kg का हूँ। वो पूछेगा आप 50 kg किधर है, नहीं पूछेगा। वो सिर्फ केवल कितना से उसका जवाब मिल गया कि आप 50 kg है, वो संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम भी के वेट मास भी क्या होता है? मास भी क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी। केवल कितना से जवाब मिल गया। अगर पूछा जाए टाइम कितना हुआ है, तो आप बताएंगे 10:30 बजा है। वो बोलेगा किधर बजा है, नहीं बोलेगा। गणित तो टाइम भी क्या हुआ? एक स्केलर क्वांटिटी है। मीन्स केवल कितना से अगर जवाब मिल जाए तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। गेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स? केवल कितना से। क्लियर? चलिए अब हम लोग आइए वेक्टर में। कितना और किधर, कितना और किधर, कितना कहने के बाद आपसे सामने जो व्यक्ति पूछ रहा है वो श्योर पूछेगा किधर, तभी वो सेटिस्फाइड होगा। तो वैसे क्वांटिटी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। कितना पूछेगा और वो श्योरली फिर क्या पूछेगा? किधर।
ठीक है, तो ऐसे क्वांटिटी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो बच्चा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैं मान लिया 40 kg का ऑब्जेक्ट है, गड़ी, इसको, ठीक है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, इसमें मैं फोर्स लगा दिया बच्चे लोग, देखो इधर से इसको उठा करके फोर्स लगा दिया, मान लो 50 न्यूटन का लगा दिया, ठीक है, 50 न्यूटन का इसको पे फोर्स लगा दिया, इसकी मैग्नीट्यूड क्या हुआ, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं उस पर हम, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं 50 न्यूटन का फोर्स लगाया तो क्या होगा, इधर से ठेल रहा है तो आगे जाएगा, पीछे खींचेगा तो पीछे आएगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी हुआ, मैग्नीट्यूड क्या हुआ कि मैंने ले लिया उसको 50 न्यूटन, और उसका एक डायरेक्शन भी होगा, आगे ठेलेंगे तो आगे जाएगा, पीछे खींचेंगे तो पीछे आएगा, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, उसका डायरेक्शन भी होगा, गेटिंग। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहेंगे हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। वैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, फोर्स लगाएंगे, इधर से लगाएंगे तो आगे जाएगा, खींचेंगे तो पीछे आएगा, तो उसका एक क्या होगा, एक मैंने उस पर एक मैग्नीट्यूड भी लिया 50 न्यूटन का, इसको मत समझिएगा, एक ऑब्जेक्ट है, छोड़ दो इसको, 40 kg हटा देता हूं मैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ वजन होगा, ठीक है, उसका कुछ क्या वजन होगा, फोर्स लगा दिया 40 न्यूटन का, ठीक है, इधर से लगाएंगे तो आगे जाएगा, उधर से खींचेंगे तो पीछे आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा, उसका डायरेक्शन भी होगा। गेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहेंगे हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी, गेटिंग। एक कॉन्सेप्ट आप समझो बच्चे लोग, एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा, उसका दाल MAC से आता है, उसका दाल MAC से आता है, इसका मीनिंग समझेंगे बच्चे लोग। ऊ मीन्स क्या होता है, ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी से कहते हैं, सम इस समय, टाइम, काम इस काम, दाम इस दबाव, दाब जिसे कहते हैं, एल मिस लंबाई, एम मिस मास, ए मिस एरिया, एस मिस स्पीड, सी मीन्स करेंट, ताम इस ताप, यानी आम इस आयतन और ताम इस ताप, इस सब का सब क्या है बच्चा लोग, स्केलर क्वांटिटी है। देखो सबका सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी, अगर ये सब के अलावे कोई आ गया तो फिर वो वेक्टर होगा, ठीक है, इसमें लगभग चीज में लिख ही दिया है, करंट भी आ ही गया है, वॉल्यूम नहीं आया, मतलब मोस्टली क्या है, इसमें वॉल्यूम नहीं आया है, तो वॉल्यूम तो यहाँ मैंने लिख दिया, पावर भी मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, दो भी इसमें छूटा है, मतलब इसमें जो भी है सब क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें जो भी मैंने लिखा है एक साथ स्केलर क्वांटिटी है, आपको याद करने के लिए ठीक है, आसानी होगी। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ठीक है, आई रिपीट अगेन, ऊ मीन्स क्या होगा, ऊर्जा, स मीन्स समय, काम इस काम, दाम इस दाब, एल से लंबाई, एम से मास, ठीक है, ए से एरिया, एस से स्पीड, सी से करंट, आमिस आयतन और तामिस ताप, टेम्परेचर, आयतन मीन्स वॉल्यूम, मैं यहाँ पे वॉल्यूम लिख दिया है, ठीक है, तो एक दो को छूटा है, लगभग इसमें स्केलर वाला लगभग चीज आ गया है। गेटिंग बच्चे लोग, एंगल छूट गया है, क्या हुआ इसमें, एंगल छूट गया, देखो एंगल में लिख दिया हूँ, मतलब इसमें अधिक से अधिक आ चुका है, सबका सब क्या स्केलर क्वांटिटी है, गड़ी, तो इसे भी माइंड में रख सकते हैं कि उसका दाल MAC से आता है, इसमें सारा का सारा क्या स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है, गड़ी, एक दो ठो इसमें छूटा हुआ उसमें मैंने लिख दिया, एंगल छूट गया लिख दिया, ठीक है, और क्या लिखा, डेंसिटी छूट गया लिख दिया इसमें, बाकी तो सवाही पावर छूट गया उसमें लिख दिया है, गड़ी। चलो, तो केवल कितना से अगर जवाब मिल जाए बच्चे लोग तो क्या होगा, वो स्केलर क्वांटिटी होगा, और कितना और किधर से जवाब मिले, कितना के बाद किधर, तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, गड़ी। चलिए जाता है इसको बच्चे लोग। अच्छा,
अब तो बच्चे लोग को दिमाग में होगा करंट में तो करंट तो दौड़ता है सर, तो उसमें तो मैग्नीट्यूड भी होगा इतना एम्पियर का है और उसमें डायरेक्शन भी होता है। तो मैंने लिखा था कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। जैसे अब देखो बच्चे लोग, मान लो यहाँ से ठीक है 3 एम्पियर का या 4 एम्पियर का करंट फॉलो कर रहा है, और यहाँ से यहाँ पे मान लो 6 एम्पियर का करंट फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे लोग यहाँ जो आएगा करंट, ये यहाँ से थीटा है। ठीक है, ये एंगल क्या है, थीटा है। जैसे करंट में आप लोगों को दिमाग में लगता होगा कि करंट का तो सर दौड़ता है सर, और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, तो फिर वो क्यों स्केलर क्वांटिटी में आता है, तो उसी का रीजन मैं दे रहा हूँ। यहाँ से क्या आया, जो करंट फ्लो कर रहा है वो 4 एम्पियर, यहाँ से फ्लो कर रहा है वो 6 एम्पियर। टोटली जो यहाँ पे आ जाता है बच्चा, ये डायरेक्ट जुड़ जाता है 10 एम्पियर। ठीक है, इसमें अगर डायरेक्ट जुट रहा है इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी है। मतलब ट्रिंगल लॉ को फॉलो नहीं करता। थीटा को हम आगे पीछे कुछ भी करें, थीटा को बढ़ाएं घटाएं, थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। थीटा को अगर मैं ठीक है बढ़ा दूं घटा दूं, तो यहाँ से क्या होगा, जो करंट अगर यहाँ से 4 एम्पियर इस पॉइंट पे आ रहा है और यहाँ से इस पॉइंट पे 4 एम्पियर आ रहा है, तो टोटल जो यहाँ से बहेगा वो करंट क्या आएगा, टोटल जो करंट फॉलो करेगा वो 10 एम्पियर का ही होगा। दोनों को डायरेक्ट सम हो जाएगा, दोनों को क्या होगा, डायरेक्ट सम हो जाएगा। मीन्स ये जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसमें डायरेक्ट ऐड हो जाता है। क्या होता है, इसमें डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इस वजह से करंट क्या होता है बच्चे लोग, स्केलर क्वांटिटी में आता है गड़ी, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ऐड हो जाता है। तो जितने भी स्केलर क्वांटिटी होगा डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। जैसे देखो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मान लो वजन 4 kg है, इस पे दूसरा ऑब्जेक्ट को मैं रख दिया, इसका वजन मान लो 6 kg है। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो टोटल जो इसका वेट होगा ना वो 10 kg होगा। टोटल वजन, टोटल जो इसका मास होगा डायरेक्ट 10 kg होगा। ठीक है, यहाँ क्या था 4 kg था, उस पर 6 kg का एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो टोटल जो दोनों को मिलाओगे तो 10 kg हो जाएगा। टोटल जो होगा ऑब्जेक्ट का जो वजन होगा कितना होगा बच्चे लोग, इसका मास 10 kg का होगा। गड़ी, इसका जो द्रव्यमान होगा, मैं वेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, द्रव्यमान। वेट भी हो जाता है, फिर वेट क्या हो जाता है, फिर वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो टोटल द्रव्यमान होगा, जो मास होगा, वो कितना होगा, 10 kg होगा डायरेक्ट। रेडी, तो इसमें एंगल पर डिपेंड नहीं करता है, पूरा जो इसका नेट होगा, जो एम्पियर बहेगा, टोटल जो फॉलो करेगा यहाँ से इस पॉइंट से, वो 10 एम्पियर का होगा, एंगल पर डिपेंड नहीं करता है। उसी प्रकार से एंगल भी देखो बच्चे लोग, देखो मान लो 40 डिग्री है, ये पता है आप लोगों को कि ये जो होता है ये इनिशियल लाइन कहते हैं, जहां से स्टार्ट करता है इनिशियल पॉइंट। ठीक है, और ए हो गया टर्मिनल पॉइंट। पॉइंट कहें या रे कर दो इसको, इनिशियल रे, टर्मिनल रे। ठीक है, ये हो गया इनिशियल रे, ये हो गया टर्मिनल रे। बच्चे एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, CWD, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, ये क्या है बच्चे लोग, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर मान लो दूसरा मैं लेता हूं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर मान लो ये 30 डिग्री है एंगल। ठीक है, ये हो गया इनिशियल रे, ये हो गया टर्मिनल रे, ये हो गया बच्चा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो बच्चा, तो इसमें क्या होता है बच्चे लोग, कि थीटा को अगर 30 डिग्री है और 40 डिग्री है तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो अगर डायरेक्ट अगर सम हो जाए, डायरेक्ट अगर जुट जाए, तो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक, अगर डायरेक्ट ऐड हो जाता है तो क्या होता है, वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है बच्चे लोग, एक ऑब्जेक्ट है, देखो एक ऑब्जेक्ट है, इधर से फोर्स लगा दिया हम, ठीक है, मान लो 6 न्यूटन का, और इधर से अगर फोर्स लगा दिया 5 न्यूटन का, ये एंगल कुछ थीटा है। अगर हम थीटा को आगे पीछे करेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो चेंज होगा।
डायरेक्ट इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। रिजल्टेंट फोर्स के लिए डायरेक्ट हम लोग 11 न्यूटन नहीं कहा जा सकता है। अगर 11 न्यूटन कहोगे तो गलत हो जाएगा। एंगल चेंज होने के बाद क्या होगा, उसका रिजल्टेंट जो होगा फोर्स का, यानी जो नेट फोर्स होगा चेंज होगा। इसमें डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकता है। ठीक है, कि इसका डायरेक्ट क्या हुआ, टोटल नेट फोर्स हुआ 11 न्यूटन, वो गलत हो जाएगा। एंगल चेंज होने के बाद क्या होगा, फोर्स का जो नेट फोर्स होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो चेंज होगा। गड़ी, लेकिन स्केलर क्वांटिटी में ऐसा नहीं होता है। स्केलर क्वांटिटी 100% ऐड हो जाता है। गड़ी, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, इसमें कुछ फिर थीटा पे भी डिपेंड नहीं करेगा, कुछ पे डिपेंड नहीं करता, वो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। गड़ी बच्चे लोग, तो क्या होता है कि करंट जो होता है वो क्या होता है बच्चे लोग, कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। एंगल भी क्या होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इस वजह से क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। गेटिंग, बट ये सब क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। चलिए मिटाता हूं बच्चे लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चे लोग नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बच्चा, ठीक है, ए भी एक वेक्टर है। इसको क्या मान लिया मैंने, उसको वेक्टर ए से डिनोट कर दिया। ठीक है, इसको क्या ले लिया, वेक्टर ए ले लिया। मान लो इसकी लेंथ मान लो 6 सेंटीमीटर है। ठीक बच्चे लोग, तो अगर एरो का लेंथ अगर ज्यादा होगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। एरो का लेंथ अगर कम होगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी कम होगा। ठीक है, यानी एरो जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसकी लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड मीन्स क्या, उसका लेंथ। मैग्नीट्यूड मीन्स क्या होता है, इसका लेंथ, लेंथ ऑफ द एरो। अगर एरो बड़ा होगा तो उसका लेंथ बड़ा होगा, एरो छोटा होगा तो उसका लेंथ छोटा होगा। एक नोट में हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं बच्चे लोग, नोट में लिखिएगा कि लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो is directly proportional to its magnitude। देखो बच्चे, ठीक है, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ बच्चे, क्या लिखा हुआ है बच्चे लोग, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, लेंथ ऑफ एरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड। अगर किसी भी लाइन का अगर एरो बड़ा हो गया तो उसका लेंथ भी बड़ा होगा, एरो अगर छोटा है तो उसका लेंथ भी छोटा होगा। ठीक, मीन्स अगर लेंथ ऑफ एरो अगर बढ़ाएंगे तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ, घटाएंगे तो घटेगा। इसको माइंड में रखेंगे, लेंथ ऑफ एरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड। अब बताओ मेरे बच्चे लोग, यहां से इसी को कहते हैं वेक्टर ए बी। देखो बच्चा, वेक्टर ए बी, इसको मैंने क्या ले लिया, इसको ए ले लिया, तो इसको ए लिखेंगे। और ऐसे भी डिनोट करते हैं, किसी बुक में देखोगे बच्चा लोग, इसको बोल्ड कर दिया, देखो बोल्ड। ए बी को अगर बोल्ड कर दोगे तो वेक्टर ए बी होगा। या तो इसको ऐसे भी लिखेंगे हम लोग, देखो इसी को मैंने बोल्ड कर दिया। देखो अगर बी लिखेंगे तो इसको बोल्ड कर देंगे, बी को बोल्ड कर देंगे। अगर सी लिखेंगे तो सी को बोल्ड कर देंगे। वेक्टर अगर सी ले रहे हैं क्या करेंगे, सी को बोल्ड करेंगे। तो या तो एरो से लिखेंगे या तो फिर उसी लेटर को हम लोग बोल्ड कर देते हैं। किसी बुक में बोल्ड कर दिया है, ए बी अगर बोल्ड करके लिखा गया है इसका मतलब वेक्टर ए बी है। ए को अगर बोल्ड करके लिखा गया है इसका मतलब वेक्टर ए है। बी को अगर बोल्ड करके लिखा गया वेक्टर बी है। लेकिन अब क्या होता है ना, बच्चे के पास समय नहीं होता है, बच्चे लोग अब लाइन मारते हैं और भाग जाते हैं। देखो अब सीधा लाइन मारो और भागो, देखो लाइन मारो और भागो। अब बच्चे के पास समय नहीं है, ऐसे हम लोग क्या करते हैं इसको, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। अब लाइन मारना है और निकल जाना है। गड़े, देखो बच्चे, लेकिन पहले का बुक क्या होता था बच्चे लोग, बोल्ड करके लिखा जाता था। गड़े, चलो
तो ये हुआ। अच्छा अब इसमें देखो इसकी मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी का हम लोग मैग्नीट्यूड, तो देखो कैसे लिखा जाता है वो मैग्नीट्यूड। देखो वेक्टर ए बी है, उस पर क्या करेंगे, मॉड चढ़ा देंगे। अगर इसको मैं ए लिया है तो ए का मॉड कर देंगे, इसका लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और या तो मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिखा जाता है, ओनली ए भी लिख देंगे या ओनली ए लिख देंगे, विदाउट एरो और विदाउट मॉड। इस पे नहीं एरो है और नहीं इस पे मॉड है, तो भी क्या हुआ है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अभी एक मैग्नीट्यूड देगा ये। गेटिंग? तो भी क्या देगा, एक मैग्नीट्यूड देगा। और मैग्नीट्यूड नेवर बी नेगेटिव, आपका लंबाई नेगेटिव नहीं हो सकता है, आपका वजन नेगेटिव नहीं हो सकता है, टाइम कोई नेगेटिव नहीं हो सकता है। गेटिंग? इसलिए क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। किसी बच्चे का लंबाई नेगेटिव नहीं हो सकता है। गेटिंग? कोई बच्चे का वजन -40 kg हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो क्या होगा कि मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। गेटिंग? तो अगर एरो दोगे तो उस पर मॉड लगाओ, या फिर विदाउट मॉड विदाउट एरो, नहीं इसमें एरो है नहीं इसमें मॉड है, तो भी क्या है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। गेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स? चलो मिटाता हूं इसको। स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम लोग देख लिए कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से हम लोग दिखाते हैं। वेक्टर कैसे लिखते हैं, एरो से। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चे लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, पहला हम लोग क्या देखेंगे, जीरो या नल वेक्टर। ठीक है, मैं बोल देता हूं, आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हो। ठीक है, द वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। और या तो फिर ठीक है, वैसे वेक्टर को हम लोग जीरो वेक्टर कहेंगे जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो, या हुज इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट इज सेम इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। हुज इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट इज सेम इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। वैसे वेक्टर को जीरो वेक्टर कहेंगे जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर कहेंगे। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, पहला से जीरो वेक्टर को 0 से लिखा जाता है बच्चा। देखो 0 पे एरो दे दो, एक जीरो वेक्टर है। ठीक है, इसका नोटेशन हो गया। दूसरा मैंने क्या बतलाया कि वैसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो। तो देखो इसको नोटेशन लिखते हैं 0 से, क्या हुआ, 0 से हम लोग नोटेशन होता है इसका। दूसरा में क्या देखा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0। वैसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। तीसरा पॉइंट, इसका जो डायरेक्शन होगा, बच्चे लोग क्या क्या जानते हैं कि जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, नॉट डिफाइंड, नहीं डायरेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, तभी वो वेक्टर हो सकता है, अदरवाइज वेक्टर नहीं होगा। वेक्टर में क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। लेकिन बच्चे लोग जानते हैं कि इसका डायरेक्शन नहीं होता है। हाँ, डायरेक्शन अनडिफाइंड होता है, डिफाइंड ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता है किस किस दिशा में होगा, लेकिन डायरेक्शन इसका होता है, तभी यह वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डायरेक्शन नहीं होता तो यह वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगा तभी यह क्या हो, एक वेक्टर क्वांटिटी के कैटेगरी में जाएगा, अदरवाइज वेक्टर क्वांटिटी यह नहीं होगा। करेक्ट? इसका डायरेक्शन कहाँ होता है, इसका डायरेक्शन किधर होता है, एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इसका डायरेक्शन होगा, फिक्स नहीं होगा। जैसे देखो मैंने क्या बताया इसका डिफिनेशन, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट होगा वही इसका फाइनल पॉइंट होगा। जहां टर्मिनल मीन्स क्या, अंतिम, फाइनल, और इनिशियल मतलब प्रारंभ। तो जहां इनिशियल है वहां पे क्या है, इसका फाइनल पॉइंट है। इसका डायरेक्शन होगा, देखो इधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा,
ऐसे हो जाएगा, मतलब कहीं भी जा सकता है। ठीक है, ये कहीं भी जा सकता है, जहां पे इनिशियल पॉइंट है वहां पे ही इसका टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होता है, एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ऐसा नहीं कि जीरो वेक्टर का डायरेक्शन नहीं होता, होता है, तभी यह एक वेक्टर हो सकता है। डायरेक्शन नहीं होगा तो वेक्टर नहीं होगा ये। फिर जीरो को हम लोग वेक्टर कहां से कहेंगे, डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड होगा, तभी ना जीरो वेक्टर होगा। हाँ, अनडिफाइंड होता है, डायरेक्शन क्या होता है, अनडिफाइंड, कोई डिफाइंड नहीं, किधर जाएगा कोई पता नहीं। तो क्या लिखेंगे, एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन, किसी भी, ठीक है, डायरेक्शन में जा सकता है। गेटिंग बच्चे लोग, चलिए आगे इसको देखिए। देखो बच्चे, अगला देखिए, बताता हूं इसको बच्चे लोग। आगे देखेंगे बच्चे लोग, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, इफ two vectors are said to be equal vectors if they have same magnitude and same direction। देखो, वैसे दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कहते हैं जिसका डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, वैसे वेक्टर क्या कहेंगे हम लोग, इक्वल वेक्टर कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो बच्चे लोग, मान लो वेक्टर ए है, इसकी लेंथ मान लो 6 सेंटीमीटर है, एक वेक्टर बी है, इसकी भी लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर है। देख लो, मैग्नीट्यूड भी सेम है दोनों का, और दोनों का क्या है, डायरेक्शन भी सेम है। वैसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे बच्चे लोग, इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। यानी पहला पॉइंट, वेक्टर ए इज इक्वल टू बी होगा, ठीक है, फोर ए इज इक्वल टू बी होगा, फोर ए इज इक्वल टू बी होगा। पहला में क्या होगा बच्चा, पहला में होगा सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम होगा। दूसरा में क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ठीक है, तभी हम ए बराबर बी कहेंगे, जब क्या होगा, सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। और तीसरा, थर्ड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, फिजिकल क्वांटिटी शुड बी सेम, शुड बी सेम। देखो बच्चे, मैंने क्या लिखा, फिजिकल क्वांटिटी शुड बी सेम, फिजिकल क्वांटिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम लोग उसको इक्वल कहेंगे। गेटिंग, तीन पॉइंट को अगर साइमल्टेनियसली अगर सेटिस्फाइड करता है कोई दो वेक्टर, तभी हम लोग उसको इक्वल वेक्टर कहेंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं कहेंगे। अगर तीन कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो वैसे दो वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं कहा जा सकता है। जैसे अब देखो बच्चा, मान लो इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जो वेलोसिटी है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और दूसरा क्या है, इसका सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम है। कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम उसमें भी 5 न्यूटन फोर्स लगा दिया। ठीक है, 5 न्यूटन फोर्स लगाकर ऑब्जेक्ट को हम खींच रहे हैं सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये जा रही है वस्तु, उसी डायरेक्शन में ये भी है। ठीक है, तो क्या यह दोनों को डायरेक्शन भी सेम है, और दोनों का क्या है कि मैग्नीट्यूड भी सेम है। इसमें भी क्या है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी, और ये क्या है, फोर्स क्या है, 5 न्यूटन है, और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो क्या इसको दोनों की इक्वल कहेंगे हम लोग, क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू एफ। दो कंडीशन को सेटिस्फाइड किया, सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम है, सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम है, बट थर्ड कंडीशन जो है कि फिजिकल क्वांटिटी शुड बी सेम। क्या फिजिकल क्वांटिटी सेम है, नहीं है, तो यह दोनों वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फिजिकल क्वांटिटी शुड बी सेम। अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम होगा तभी इक्वल होगा, यह दोनों इक्वल नहीं कहा जा सकता है। गड़े, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेगेटिव वेक्टर।
उसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लो। चलो, नेगेटिव वेक्टर, मैं लिखा देता हूं, आप लोग लिख सकते हो। एनी टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, वैसे दो वेक्टर को हम लोग नेगेटिव वेक्टर कहेंगे जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। गड़ी, चल जैसे देख लीजिए, देखो यहां पे मैं इसको डायरेक्शन को चेंज कर दिया। देखो मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस बी लिखेंगे। वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। अब दोनों का देखो डायरेक्शन तो अपोजिट हो गया, अपोजिट डायरेक्शन। पहला में क्या होना चाहिए, पहला में ए इज इक्वल टू माइनस बी होगा, दूसरा में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन होगा। ठीक है, और इसमें तो इसके मतलब नहीं है बाबू। और क्या होगा, तीसरा में क्या होगा कि मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, ए इज इक्वल टू माइनस बी होगा। देखो ए इज इक्वल टू माइनस बी यहाँ पे है, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से क्या हुआ, नेगेटिव हो गया, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। वैसे दो वेक्टर को हम लोग नेगेटिव वेक्टर कहेंगे जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। गेटिंग, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? गेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स? चलो, इसको आप छाप सकते हो, छापना चाहो तो। चलो इसको मिटाता हूं। तो ठीक है बच्चे लोग, मैं इतना ही आज मैं रखता हूँ। फिर अगले बार हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर में आगे क्या होता है। ठीक है बच्चे लोग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।